সোনার গৌর আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেবো না তোমায় হিল মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না। बीजेपी का दावा है कि वो संस्कृति को एक बार फिर से जागरूक करे। हमारी संस्कृति तो ओल्ड संस्कृति है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। आजकल तो झालमुरी को लेके बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ अभी तो सुना है, तो आपकी उससे बिक्री बढ़ गई है क्या? थोड़ा सा बड़ा। एक तरफ प्रोग्रेस है, एक तरफ आप जो कह रहे हो 7 रुपये पे हम लोग लड़ाई कर लेते हैं। हम लोगों को थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चेंज की वजह से ये नहीं हो सकता है। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं, हावड़ा ब्रिज के बहुत नजदीक। माइनॉरिटी में जिस तरह से एसआईआर में वोट कटे हैं, क्या वो माइनॉरिटी में डेंट दे रहे हैं या ममता बनर्जी से थोड़े से बिफर रहे हैं? लेकिन इस बार भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है ना, गजब है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का संभावना अगर हम कहेंगे कि नहीं है तो इट्स नॉट ए फैक्चुअली करेक्ट। बीजेपी तब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती जब तक कि कोलकाता और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बीजेपी तृणमूल को टक्कर न दे पाए। पिछले कई सालों से बीजेपी अपने आप को बंगाल की भावनाओं से, बंगाल के लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की भद्रलोक कम्युनिटी, जो कि बहुत हद तक तय करती है कि इस राज्य में लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या वो बीजेपी को अपनाने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो रहे हैं, यही जानने के लिए हम निकले हैं इस सवारी पर एनडीटीवी चाय स्टॉप। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि बंगाल की संस्कृति की रक्षा करेगा कौन। बीजेपी कह रही है कि कल्चरल रेनेसांस होगा, कि जो संस्कृति थी बंगाल की वो तृणमूल के राज में बिखर गई। अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी का दावा है कि वो संस्कृति को एक बार फिर से जागरूक करेगी। आप क्या सोचती हैं? हमारी संस्कृति तो है, ओल्ड संस्कृति है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। हमारी लाइव्स यहाँ जैसे चलती है स्लो पेस में, लाइफ को एंजॉय करने के लिए है। रैट रेस में इतना लोग बिलीव नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए स्लो ट्रैम चल रही है, चली का रही है, जब से स्टार्ट हुआ है रुकी हुई है भाई। रुक गई 2 है। मिनट चलती है, 10 मिनट रुकती है। काफ़ी लोग यहाँ के वही मेंटालिटी रखते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं। आर्ग्यूमेंट करेंगे खाने के ऊपर, किसका खाना ज़्यादा अच्छा है, आर्ग्यूमेंट करेंगे पोइट्री के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर। बहुत पैशन है एक्चुअली। पैसा कम है लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है। सो उसमें बदलाव लाना कौन कितना कर पाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बड़ी हुई हूँ जैसे कि नॉर्थ इंडिया में। मैं फिर जब बंगाल में आई तो मेरे को नहीं समझ आता था कि यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, बिकॉज माई मेंटालिटी इज़ कि नॉर्थ इंडिया में लोग कैसा सोचते हैं। मुझे एज अ बंगाली काफ़ी टाइम लगा समझने में कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, और एक बार वो समझने के लिए टाइम लगता है। वो जो छोटे छोटे माइनर डिटेल्स में लोग जाते हैं, बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो उसका बहुत यहाँ पे मायने हैं। जैसे कि मेरी टैटू है, टैटू दिखाइए भाई, टैटू दिखाइए। दुर्गा या काली जो भी बोलिए। तो मैं मॉडर्न तो हूँ, लेकिन मैं बहुत बंगाली कल्चर में भी गड़ी हुई हूँ। सर क्या नाम है आपका? सूरज साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलकत्ता के ही है। आजकल तो झालमुरी को लेके बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ अभी तो सुना है, मुझे खाया था। अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आपकी उससे बिक्री बढ़ गई है क्या? थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा बढ़ गया है तो अच्छा है। झालमुरी वाले एकदम सब जगह चर्चा में आ गए हैं। हाँ ये तो बात है। तो क्या फेमस है भाई आपकी झालमुरी के बारे में, खिला के बताइए। खाइएगा तब आपको पता है। अच्छा तो खिलाइएगा तो खाएंगे ना, आप खिलाइए, बताइए, बनाइए बढ़िया सा। मनोकिया ये तो हो गया है कि अब जितने भी नेता आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई 2-3 बार खाने से पहले झालमुरी जरूर खा ली जाए। तो बांग्ला में कहावत है, माछेर तेले माछ भाजा।
कोई मछली के तेल में मछली तल दे रहा है, कोई झालमुड़ी की झाल को अपने और पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचा दे रहा है। पर आप ये सोचिए कि ये लड़ाई इतनी सूक्ष्म हो गई है कि बड़ी बड़ी वादे और दावों के बीच में बात झालमुड़ी तक आ गई है। हर घर में ये बनती है और मूढ़ी की पहचान होती है। राहुल, अगर आपको लगता है कि लैया चना यूपी का और यहाँ का सेम है तो बिल्कुल अलग है। पफ्ड राइस कहते हैं, लेकिन इस मूढ़ी में भी टाइप्स होती है, मोटा मूढ़ी, पतला मूढ़ी, टाइप ऑफ खीरा, उसको सोसा का टाइप कहते हैं। लेकिन इस टाइप्स में जो बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस चल रहा है ना, वो सड़कों पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब वो घर के खाने तक पहुंच गया है, खाने की टेबल तक पहुंच गया है। एटा जेटा नारकोल दिए थे ना, यानी कि जो नारियल दिया है आपकी झालमुड़ी पर, इसके बिना अगर आपको किसी को झालमुड़ी इसने सर्व कर दी तो इस पर लड़ाई भी हो सकती है। और ये वही ट्राम है जिसमें 25 पैसा 2 पैसा भाड़ा बढ़ जाने के लिए पूरे कलकत्ता में आग लगा दी गई थी। आज ट्रैम्स की कहानी बताती है कि बंगाल में क्या दिक्कतें हैं। 7 रुपए का भाड़ा, केवल 40 ट्रैमें और भाड़ा बढ़ाने पे इतनी दिक्कतें। यही सब वजह है कि देश आगे जा रहा है और बंगाल कहीं पीछे ठहर गया है जहाँ तक विकास की बात आती है। देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। हम लोग जो बंगालीज हैं, एक तरफ प्रोग्रेस है, एक तरफ आप जो कह रहे हो 7 रुपये पे हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, 5 रुपये ऑटो में लड़ाई कर लेते हैं। बट इसके लिए तो हम लोग गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए लेफ्ट फ्रंट का 34 इयर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों को थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चेंज के वजह से ये नहीं हो सकता है। मैं इनको बंगाली कहूँ या ना कहूँ, मैं बंगाली कहूँगा कि इनका 3 जनरेशन यहाँ पे रह रहे हैं। सो ये एज मच बंगाली एज मैं हूँ। मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बंगाली हूँ और ये नहीं है। सो इनका जो प्रोग्रेस का जो चिंता है वो भी हमें लेना पड़ेगा। आज अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी है, इनको बोलने का हक है। और देखो, इंट्रोस्पेक्शन अगर नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी नहीं होगा। मैं इस शहर में वापस क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं ड्रीम करता हूँ मेरा बंगाल रूल करेगा। मेरा बंगाल अभी भी कर सकता है। एंड आई ड्रीम दैट, माई चाइल्ड ड्रीम्स दैट। और हम लोगों में वो है, जलवा भी है। ये टैन बंगाली आइडेंटिटी नहीं बन सकता है। हम इसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकते। 7 रुपीज इज नॉट अ रोमांस। A 5 rupee ऑटो इज नॉट अ रोमांस। 20 रुपया में खाना इज नॉट अ रोमांस। इसको तोड़ दो। अगर आप एकेडमिक हो तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। किसने बोला है? किसने बोला है? आप अगर नौकरी करोगे तो आपको पैसा चाहिए, आपको पैसे का हक भी है। सो मुझे ये मानना है कि इस इलेक्शन के बाद ये जो कह रहे हैं ना कि एक लेजरली पेस ऑफ लाइफ, लेजरली पेस ऑफ लाइफ के साथ भी पैसा बन सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनसिक्योरिटी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया और महिलाओं के जहन में डाल दिया। आपको लगता है उससे वोटिंग पैटर्न पे असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। आई मीन आप अगर पानीहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, आरजी कौर की जो विक्टिम की माँ है, उनको कैंडिडेट बनाया है प्रधानमंत्री जी ने। और वी सॉ हिम सिटिंग विथ हर ऑन द स्टेज येस्टरडे इन पानीहाटी। तो ये जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये अक्रॉस द स्टेट है, सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं है, इवन इन द रूरल एरिया ये महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है। महिलाओं को लगता है जो आरजी कौर वाला जो एपिसोड था, हम लोग सब रास्ते पे थे। तो महिला सुरक्षा इतना इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो बीजेपी ने उनके तरफ लेके तृणमूल पे निशाना करके उन पे ये कैंपेन डिज़ाइन किया है कि देखिए आपके रिजीम के अंडर महिला सुरक्षा नहीं है। और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम लोग सब लेट तक बाहर काम करते हैं, हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है तो क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का? तो ये एक बड़ा मुद्दा है इस बार इलेक्शन में। शुभा, आप मुझे बताइए कि जो ताँत की साड़ी आपने पहन रखी है, इसकी कीमत बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन आप बताइए ये कितनी ज़रूरी है एक बंगाली होने के नाते? ये तो बंगाल का प्राइड है क्योंकि ये हाथ से बुनी हुई साड़ी है और इसको बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। एक साड़ी को बनाने में 4 महीने? 4 महीने। और ये मशीन से नहीं बनी है, हाथ से बनी है। और हमारे बंगाल में बहुत वीवर्स हैं जो अलग टाइप के वीव्स बनाते हैं। तो हम लोग पैसे जमा के बंगाल वीव्स खरीदते हैं। हम लोग पैसे जमा के, हम लोग हॉलीडे के लिए, बंगालियों को घूमने का बहुत शौक है।
घूमने जाते हैं, पैसा जमा के रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं, पैसा जमा के वो लोग किताबें खरीदते हैं। उन लोगों को सो उनका ये नॉस्टैल्जिया है कि बंगाल की चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। उसी के ऊपर वो लोग, जैसे कि मैं एक बुक स्टोर में गई थी कुछ दिनों पहले, वो बुक स्टोर के ओनर मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे पूजा के टाइम मम्मी पापा बच्चों को पैसे देते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तब बच्चे वो पैसे कपड़े नहीं खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं। These are young, मतलब ये यंग है। आजकल तो आईपैड से कोई बाहर नजर डाल रहा है कि नहीं? यहाँ के यंगस्टर्स किताब पढ़ते ही हैं। वो लोग एक पेर फैंसी जूते नहीं खरीद के वो किताब खरीदेंगे। हम लोग शायद एक वेस्टर्न कूल ड्रेस नहीं खरीद के एक साड़ी खरीदेंगे, जो कि हमारा प्राइड है। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे घूमना मतलब, और खाना। ऑफ कोर्स फूड इज द सोल ऑफ बंगाल। जब से आए घूम ही रहे हैं और खा ही रहे हैं। हाँ। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं, हावड़ा ब्रिज के बहुत नज़दीक, गंगा नदी के बीचों बीच एक स्टीमर की सवारी कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी जो कि इस चुनाव पर बहुत पैनी नज़र रख रहे हैं। उनसे चर्चा होगी कि इस चुनाव में आखिरकार जीतने कौन वाला है, क्योंकि ये महज एक चुनावी लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, स्वागत है। बहुत भव्य इंतजाम किया आपने, मौसम को भी बेहतर कर दिया। मनोज्ञा, इतने चुनाव आपने पश्चिम बंगाल में देखे हैं, बंगाल का ये चुनाव बीते चुनावों से अलग कैसे? सारे त्योहार हैं, जिसको कहते हैं ना चुनाव का पर्व है, भारत का गर्व। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा फायरवर्क वाला चुनाव है। इसको मैं 5M के साथ जरूर डिकोड करूंगी, जिसमें महिला, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मसल, मनी, मशीनरी, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, वो होगा इक्का तुरुप का इक्का, ममता या मोदी। इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिला वोटर हमेशा ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, उन्हें जिताते चले हैं। बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब आप आ जाइए माइनॉरिटी पर। माइनॉरिटी में जिस तरह से SIR में वोट कटे हैं, क्या वो माइनॉरिटी में डेंट दे रहे हैं या ममता बनर्जी से थोड़े से बिफर रहे हैं? मशीनरी सबसे बड़ी ताकत है इस समय तृणमूल कांग्रेस की, बनाम मनी या मसल आप कह लीजिए, जो इस समय बीजेपी के पास कमोवेश थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद आ जाइए आप ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी का जवाब नहीं है, जिसकी वजह से साइलेंट कैंपेन चल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितनी भी रैलीज की है, एक में भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया है अभी तक। फिर आ जाते हैं मोदी, तुरुप का इक्का। वो इस बार कितना काम करेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि इस बार जीत जनता वर्सेस ममता की होगी। जयंत घोषाल, आपने इतने चुनाव देखे हैं, आपको लग रहा है कि ये चुनाव वो चुनाव होगा जिसमें बीजेपी के आंकड़े बढ़ते हैं 77 की तुलना में, 2021 के चुनाव की तुलना में, या ये वो चुनाव होगा जब तृणमूल का जो पूरा राजनीतिक ढांचा है वो एक तरीके से ढह जाता है पश्चिम बंगाल की इस जंगभूमि में? देखिए, आप जैसे बोले हैं कि ये एक जंग है, भाजपा मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा इज ए सक्सेस स्टोरी। भाजपा कहाँ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन में 2 काउंसिलर हुआ था तो बीजेपी के लोग गुलाल लेके मस्त थे, और अडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि भाजपा ने खाता खोला। वाजपेयी जी ने मुझे बोला था इंटरव्यू में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है, बंगाली ने जनसंघ प्रतिष्ठा किया, और हमारा दुख इस बात की है कि हम बंगाल में कुछ नहीं कर पाया। अमित शाह जी अध्यक्ष बने, बोले हैं कि पैन इंडियन पार्टी भाजपा हो सकता है उस दिन जिस दिन हम बंगला को दखल करेंगे, क्योंकि वो हिंदी हार्टलैंड का पार्टी, ये जो परसेप्शन है इसको बदलना है। तो आज वही भाजपा कर रहे हैं, तो भाजपा इज कंसिस्टेंट। लेकिन ये जो भाजपा का इस बार मैं देख रहा हूं, वो ऐसे भाजपा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसमें साम दाम दंडभेद ये तो बार बार हम लोग बोलते हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, ये सब बहुत हो गया है। लेकिन इस बार भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है ना, गजब है। क्योंकि हिंदुत्व ऐसे नहीं है कि हिंदुत्व इज ए बैक टू बेसिक भाजपा के लिए, ऐसे नहीं है कि हिंदुत्व छोड़ दिया, जैसे मनोज्ञा बोल रहे हैं ना कि हिंदू वोट बैंक, मेजॉरिटी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू वोट अगर अप्रोक्सीमेट 70% है, उसमें 45% तो बीजेपी को मिला था, लेकिन संख्या में उसको ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो आज तो 50% टारगेट है, 70% में 50% अगर भाजपा हिंदू वोट मिल गए तो सरकार बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनता है? तो SIR है,
प्रॉपरली वोटर लिस्ट कर रहे हैं, गवर्नर आ गए हैं, नया जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाया, इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब बदल दिया। एक ब्यूरोक्रेट मुझे फ़ोन किया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, नाम नहीं ले सकते हैं पत्रकार के नाते, हम नाम नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि हम बहुत दुविधा में हैं। जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं चुनाव के समय, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इज नाउ माय अथॉरिटी। तो इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा कि फॉलो माय ऑर्डर तो वो भी मानना पड़ेगा। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो वेरी, दिस टाइम जो होता था ना पहले कि बाद में दिखा जाएगा, ममता भी स्टेटमेंट किए हैं कि इसके बाद हम आएंगे और तो हम देखेंगे कि कौन कौन ऑफिसर क्या क्या किया है। महुआ, दोनों जो सेनाएं हैं इस जंग भूमि में, उनकी स्ट्रेटजी बीते चुनाव की तुलना में इस बार आपको अलग कैसे दिख रही है? बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि 2021 की बात कर रहे हैं, 24 की मैं नहीं बात कर रही हूँ। असेंबली की इलेक्शन है तो 21 से कंपेयर करेंगे। अगर 21 की इलेक्शन से कंपेयर करेंगे तो इट वाज अ हाई डेसिबल इलेक्शन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। इट वाज बहुत ही जोरदार कैंपेनिंग थी, दोनों तरफ से जोर शोर की कैंपेनिंग थी। एक दूसरे चाय स्टॉप को पे चाय तो आएगी, कुछ चाय स्टॉप तो चल रही है, चाय तो पिला नहीं रहे। हाँ बताइए। एक दूसरे को हर मंच से जो बोले जा रहे थे, तो उस तरह का इलेक्शन का कैंपेन इस बार बिल्कुल नहीं है। जो बात हम सारे कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ज़रूर ममता बनर्जी ने कैंपेन में ये कहा है कि मैं खुद लड़ रही हूँ सारे सीटों पर, और एज़ यूजुअल वो अपना जोरदार कैंपेन कर रही है। और उसमें लेकिन बीजेपी का जो कैंपेन है उसमें बहुत फ़र्क है कंपेयर टू तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी का हमेशा हर जगह, सिर्फ बंगाल में नहीं, जोर शोर का ही कैंपेन होता है, प्लस थोड़ा सा विजुअल भी होता है। बंगाल स्पेसिफिक कैंपेन है, जय श्री राम थोड़ा कम है, जय माँ काली थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा सोचा समझा स्ट्रेटजी है और तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और उसी तरह से बीजेपी इस बार चल भी रही है। बीजेपी में कोई इधर उधर अलग से बोल भी नहीं रहे हैं कि इस कैमरा में कुछ आ गया, उधर कोई कुछ बोल दिया, कोई कैंडिडेट ने कुछ कह दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी तैयारी जो है ऑर्गेनाइजेशनली जो वीक था बंगाल में, वो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाकी बंगाल की दूसरे पार्टीज़ के तरह उतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ममिता जी, ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी एक तरीके से कोशिश कर रही है कि जो मार्जिन का वोट था तृणमूल का, जिस मार्जिन से वो जीत रहे थे, उसको एसआईआर के जरिए काट दिया जाए ताकि मार्जिन टाइट हो जाए। तो जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, प्लस उसमें कई सारे जो हिंदू बांग्लादेशी थे उनके भी वोट्स कटे हैं। क्या आपको लगता है एसआईआर एक दोधारी तलवार है? देखिए, सबसे पहले राहुल ये समझना है कि एसआईआर है क्या, इसको लेकर क्या करते हैं। एसआईआर एक संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही मुद्दा बना के अभी टीएमसी क्या कर रहा है कि लोगों के मन में एक गलत नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वोटर्स को हटाने के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम को देश से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। तो ये ना पकड़ पकड़ के लोगों को बोल रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए। ये मतलब पहले जो उन्होंने किया था कि ये एक नैरेटिव किया, और एनआरसी के साथ ना इसको एकदम मिक्सअप कर रहे हैं ये लोग टीएमसी वाले। और ये एसआईआर के लिए अगर आप देखते हैं तो तमिलनाडु में लगभग 1 लाख के करीब नेम रिमूव हुआ था, और यूपी में लगभग 2,96,000, मतलब लगभग मैं बताती हूँ कि 3 करोड़। तो कहीं पे भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं था, कुछ कंप्लेंट्स नहीं था। पर बंगाल में आप देखिए क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद जाकर धरना में बैठते हैं कि नहीं, एसआईआर के विरोध वो जाकर प्रोटेस्ट लगाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, और जो हिंदू मुस्लिम मुद्दे की अभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी अभी इस बार बंगाल के चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मोथाबारी देखा कांड क्या हुआ था, फिर मुर्शिदाबाद में हमने देखा हरगोविंद दास
दीपू दास। फिर कुछ ही दिन पहले की बात राहुल देखा गया था, कुछ ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा गया था और उनका नाम क्या है ये भी लोगों को पता है। तो अभी क्या है कि हिंदुओं को यूनाइटेड होना है, क्योंकि इस बार जो बंगाल में चुनाव होगा ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा टीएमसी वर्सेस भाजपा, तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी तो नहीं होगा, ये टीएमसी वर्सेस वेस्ट बंगाल की चुनाव होगा। क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी ये चुनाव अब लोगों की जिंदगी बचाने का चुनाव, हिंदुओं को बचाने की चुनाव होगा, क्योंकि हिंदुओं की जीवन अभी संकट में है। युवाओं का जहां तक रुख है ऋतिक, आपको लग रहा है कि युवा जो ट्रेडिशनल बेसिस रहा है आइडियोलॉजी का, लेफ्ट वर्सेस राइट का, उसी पे वोट करेंगे, या उनको लग रहा है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में या बाकी राज्यों में जो विकास हुआ है पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का विकास होना चाहिए? सर मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये बालासोर रेल एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट। उसमें बंगाल, मैं वहाँ पर पहले पहुँचा था, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि जितने भी ट्रेन थे उसमें सारे जनरल डिब्बों में जो भरे पड़े थे सो बंगाल के युवा थे जो लदे होकर साउथ की तरफ जा रहे थे। तो उस समय से मैं इस बात को देख रहा हूँ, और आज के तारीख में भी मैं जहाँ जा रहा हूँ यूथ से पूछ रहा हूँ जो कामकाज की खोज में बाहर बसे हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, मुंबई में हो, वो माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं कि भाई बंगाल में फ़िलहाल कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं है। जो हायर एजुकेशन की बात की जाती है तो इन सब चीज़ों को लेकर वो खौफज़दा है। ममिता, बीजेपी ने कई सारे वेलफेयर स्कीम्स का ऐलान किया, महिलाओं को हम कैश देंगे जैसे महाराष्ट्र में दिया या मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी तो पहले से ही दे रही हैं। तो ये जो वेलफेयर एजेंडा है, क्या आपको लगता है कि वो वोट्स में ट्रांसफ़र होगा? वेलफेयर एजेंडा से ना सिर्फ पेट नहीं भरता है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि लोगों को मतलब जो महिलाओं को इतने मतलब 1,500 रुपया दिया जा रहा है, उसमें से क्या है ना, उसको बेसिक नीड्स फुलफिल करने में दिक्कत होती है। तो अभी बंगाल की महिलाओं को सिर्फ स्कीम से नहीं, उनको नौकरी भी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट को भी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट भी चाहिए उनको। तो भाजपा ने पहले से बता के रखा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम 3,000 रुपया महीने में देंगे। तो वो सिर्फ 3,000 रुपया की बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे ढेर सारे नौकरी की बात भी उन्होंने की, और मैंने वो 21,000 रुपया देंगे वुमेन को अगर उनको बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने से उनको रेज करने का जो खर्चा होता है, तो इसके लिए भी दी जाएगी। तो मुझे सबसे जो अच्छा लगा ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में उन्हें महिलाओं के ऊपर सोचा था एक बात। और राहुल, मैं एक बात जस्ट 1 लाइन ऐड करना चाहूँगी। जब 2006 में तृणमूल का 30 सीट्स थी अदर, तो 2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य एक सभा से बोले थे कि जो बंगाली में बोलता है कि ओरा 30 आमरा 235, इसका मतलब होता है कि वो लोग 30 और हम 235। तो उसकी नेक्स्ट साल मतलब 2007 में फिर जिला परिषद 24 परगनाज और मुर्शिदाबाद की मेदिनीपुर और 24 परगनाज की जो जिला परिषद है वहीं से ही उनका हार शुरू हो गया था। एंटी इनकम्बेंसी अब काफ़ी ज़मीन पर दिखती है, साफ दिखती है लोगों से बात करने में भी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी सवाल है कि लोग एक होते हैं नाराज़, आपने खरी खोटी सुनाई तृणमूल को, लेकिन आखिर में वोट उसी को दिया। दूसरा, इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए तृणमूल को नहीं देना। मैं कहूंगी एक प्रभारी सब पर भारी। जो हम लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो है भूपेंद्र यादव और उनकी टीम को। साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट, अब तक सबसे बड़े गेम चेंजर्स रहे हैं। आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, जहां लग रहा था नवीन पटनायक को कोई पटकनी नहीं दे सकता, वहां पर सरकार बदल दी। सितंबर से है वो यहाँ पर, और अभी तक उन्होंने 10 से ज्यादा बार 294 सीटों का दौरा कर लिया है। माइक्रो मैनेजमेंट के चैंपियन हैं। आपस की लड़ाई बीजेपी की उसको निरस्त कर दिया है। सब एक साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो कि 3 महीने पहले तक नहीं था। बात अगर आप उनके टॉप लीडरशिप की भरोसे की है तो ग्राउंड पर उनके ऊपर जो भरोसा ग्राउंड का है और टॉप लीडरशिप दोनों का कमांड अद्भुत है। और बाकी जो काफी सारे दोष लेके कई बार मंत्री या मिनिस्टर्स आते हैं कि ठीक है हमने इसको सुन लिया, हमने उसको सुन लिया, ही टॉक्स नंबर्स। जिस तरह से उन्होंने संघ और संगठन का सामंजस्य बैठाया है वो अभूतपूर्व है। और ये बीजेपी की जीत अगर हुई तो उसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर होगा। मुझे याद है मैंने उनसे सितंबर में जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था मनोगे सरकार हम बना रहे हैं। तो मैंने बड़ी तेज हंसा था, ऐसा ओके गुड ड्रीम्स बिकॉज बंगाल इज व्हाट बंगाल इज एंड व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बोले डोंट वरी, वी विल चेंज हाउ द वे दे थिंक। That's a big confidence. The players and quoting a very senior person, he said कि अभी तक हम लोगों ने इंडिया ने मैच बांग्लादेश के साथ खेला है। ये पहली बार है जब हमारी टीम मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी तो अलग है ही। तो जीत का जो जश्न होगा वो अलग होगा। जीत का जश्न किस साइड का होगा ये नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई अभूतपूर्व है। ये अहम बात आपने बोली कि अब तक बहुत वक्त तक महुआ बराबर की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ तृणमूल थी बहुत शक्तिशाली, दूसरी तरफ बीजेपी की उतनी पैनी पकड़ थी नहीं।
अब बीजेपी भी मजबूत हो गई, तो जैसे उन्होंने कहा कि दो बराबर की क्रिकेट की टीमों के बीच का ये मुकाबला है। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर है तो सही में है, और मैदान में इसका असर दिख रहा है, फील हो रहा है। तो इसलिए इस लड़ाई में हम जैसे लोगों का, जर्नलिस्टों का मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है वन साइडेड होने से। वन साइडेड इलेक्शन में क्या मजा आता है, जब दो हाथियों की लड़ाई हो तब जो दो तमाशबीन होते हैं वो देखते हैं कि देखते कौन सा हाथी जीता। उसमें कम से कम चुनाव देखने में, लड़ने में नहीं लेकिन देखने में ज़्यादा मजा आता है। और इस वक्त हम लोग कोलकाता की काइमैक्स स्ट्रीट पर हैं। यह है वरदान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जाना पहचाना इलाका जहां पर रात पे खूब भीड़ लगती है। बहुत लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने आते हैं। और इस वक्त एनडीटीवी के चाय स्टॉप पे मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ा, अब पार्टियां ये सोच, लाजमी तौर पे बीजेपी को लग रहा है ये बदला का वोट है, और बीजेपी को लग रहा है कि बदला का वोट है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं उम्मीद, ये परेशान तो नहीं कहीं परिवर्तन ना हो जाए? बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में नहीं पूरी देश में हम पत्रकार के नाते बार बार ये कहते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इससे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, ये एंटी इनकम्बेंसी यही माना जाता है। इस बार जो 90% से ज़्यादा, ये तो मैं 43 ईयर्स कवरिंग वेस्ट बंगाल, कभी मैंने ये परसेंटेज तो देखा ही नहीं। तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का संभावना अगर हम कहेंगे कि नहीं है तो इट्स नॉट ए फैक्चुअली करेक्ट। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी का भी ये सोच है कि एक इंटेंसिटी ऑफ वोटर्स ऑफ टीएमसी, कि टीएमसी खतरे पे है, ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से। इससे पहले एक दफ़ा 2006 के चुनाव में भी हुआ, अपने दर्शकों को बताएं। उस वक्त पे इलेक्शन कमीशन के एक ऑब्जर्वर थे केजे राव, उन्होंने भी इसी तरह से वोटर लिस्ट की क्लीनिंग की, जो मरे हुए वोटर थे, बोगस वोटर थे, उनको हटा दिया। उस टाइम पर भी अप्रत्याशित वोटिंग हुई थी, यहाँ तक कि 84% कंस्टिट्यूएंसीज में 75% से ज़्यादा वोट पड़े थे। तो ये पहले भी हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे जो इनकम्बेंट पार्टी थी सीपीआईएम, वही जीत गई थी। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन अगले चुनाव में हुआ, 2006 में नहीं। वो लोग परेशान हो गए महुआ इस बात से कि भाई अगर हमने वोट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा आधार ही खतरे में आ जाए, इसलिए लोगों ने चिंता में जाके बहुत उस टाइम पे वोट दिया था। वही चीज़ राहुल इस बार हो रही है, क्योंकि एसआईआर के वजह से बहुत सारे 90 लाख से ऊपर वोट कट गए हैं, और 90 लाख से ऊपर वोट कई ज़्यादा वोट होता है, और उसके वजह से बाकी जो वोटर हैं जो बचे हैं वोटिंग लिस्ट में, वो बहुत ही डरे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर इस बार हम वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके मेरी वोट छूट जाएगी, मेरी नाम कट जाएगी, और कहीं ये नागरिकता, हमारा सिटीजनशिप ना चले जाए, हमारे बच्चे का वोट आगे जाके, जब वो अगर किसी का माइनर बच्चा है आज के दिन में, वो सोच रहा है कि उसका बच्चा बड़ा होगा, 18 साल का जब होगा, उसका जब वोटर लिस्ट में नाम आने वाला होगा, तब अगर उसका पेरेंट्स का नाम नहीं रहे वोटर लिस्ट में तो फिर उसको भी दिक्कत हो जाएगी वोटर लिस्ट में आने के लिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है तो वाइप आउट हो जाता है। सीपीआईएम जब हारी तो एकदम चकनाचूर खत्म होगा एक तरीके से। बीजेपी को जीतना है तो ये बात बड़ी साफ है कि ये नॉर्थ में जीत के नहीं होगा। नॉर्थ में तो 2019 में 2021 में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा, ये है गढ़ सेकंड फेज वाला, जहां पे बीजेपी को जीत दर्ज करनी। बिल्कुल। और नॉर्थ के जो इम्पेटस मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट, और बीजेपी का जो मोदी जी, अमित शाह जी आज भी जैसे एकदम एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, इसका असर भाजपा को लगता है। साउथ बंगाल में भी जो पहले स्थिति था ये बदलेगा, और उस मतलब उम्मीद से इस बार सेकेंड फेज में बीजेपी जा रही है। आपको चिंता है रिजू कि जिस तरीके से उत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमाए, इस चुनाव में प्रयास वो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी अपना थोड़ा डेरा जमा सकती है। देखिए, इस बार जो वोट हुआ है, हम लोग यहाँ फुचका खा रहे हैं, पहले झालमुड़ी खाया। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी लोग यहाँ पर अपना फैमिली के लिए 2 रुपए कमा रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो ये सारे बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं।
यही बंगाल है। बंगाली लोग कहाँ हैं? यही बंगाल है कि हम सबको लेके चलते हैं, पर जब बंगाली यहाँ से उड़ीसा गुजरात जा रहे हैं उनको बांग्लादेशी बोल के पीटा जा रहा है, और ये वोट उसी के ऊपर हुआ है। और रहा बात आप जो मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, उसका सिंपल जवाब ये है कि उत्तर बंगाल में इनके वोट बैंक था राजवंशी वोट, जो एसआईआर में 60% कट गए। दक्षिण बंगाल में इनका था मथुआ वोट बैंक, उसका 70% जवाब दीजिए। रिजू बोल रहे हैं कि भाई हम तो बाहरियों को इनवाइट करते हैं, देखिए सारे पुचके वाले, सारे कुल्फी वाले, वो सारे बाहरी हैं, बाहर जाके हमें बांग्लादेशी करके हमारी पिटाई होती है। राहुल जी, जैसे हम लोग फुटका टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि फुटका अच्छा है। अभी टेस्ट की बात जब आती है, जो एसआईआर में काटे उसमें मथुआ इतना, राजवंशी इतना, ये इन्फॉर्मेशन भगवान ऊपर से कोई बोल दिया है क्या? नहीं बोल दिया ना। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हूँ, स्टैटिस्टिक्स से बात करता हूँ। राजवंशी अगर हमें खफा है तो ये 92% कौन दिया? बांग्लादेशी आके दिया, घुसपैठिया आके दिया। तो ये बात फैला रहे हैं कि राजवंशी। मैं पूछना चाहता हूँ एक सीधा सवाल बीजेपी के मेरे मित्र से कि घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ज्ञानेश कुमार जी ने बोला कितना पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने बोला, ये घुसपैठिया नैरेटिव आ कहां से रहा? जो चला गया उस 90 लाख में इसका पहले और एक एक्सरसाइज हुआ था, रेशन कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया, 73 लाख रेशन कार्ड डीएक्टिवेट हुआ। और ये जो 90 लाख गया, इसमें कितने जोड़े और कितने अभी तक नहीं जोड़ पाए, आराम से देखिए। और ये जो कह रहे हैं राजवंशी वोट हमसे चला गया, तो 92% के पाकिस्तान से देखे आए, बांग्लादेश के वोट देखे आए क्या? सर आप क्या बना रहे हैं? चीकू बनाए, चीकू कुल्फी। हाँ। अरे जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त। ये आम के अंदर कुल्फी कैसे पहुंची? अभी लाए दूसरा जगह। नहीं पहुंची कैसे अंदर? बाबू लाए हैं। अच्छा जबरदस्त, तो बस एक्सप्लेन कीजिए ना कैसे बनाए। मैंगो का कुल्फी अंदर मिक्सिंग रहता है, तो निकाल लेते हैं, मैंगो का सामान निकाल के उसमें डाल देते हैं। मलाई, राबड़ी, दूध सब अच्छा से बनाते हैं। खिलाइए भाई, सबको खिलाइए। इंटेंसिव ड्रिल मैकेनिज्म। हाँ इंटेंसिव ड्रिल मैकेनिज्म जो चल रहा है बंगला में, एसआईआर के नाम से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो सुना था, इंटेंसिव ग्रिल मैकेनिज्म बोल रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं, जयंता तृणमूल में दीदी से बात करते हैं, अभिषेक से बात करते हैं, क्या उनमें अभी जीत का विश्वास दिख रहा है या परेशान है, गुस्सा है? नहीं, जीत का विश्वास है, क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों को जो बोलना है, जो आप दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, बोलते रहिए। हम तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जो पब्लिक स्पीच में जो बोल रहे हैं, हम पर्सनली इस जवाब जो भी देना है 5 तारीख आपसे हम बात करेंगे। तो मैंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं, जीतेगा कौन, हारेगा, ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषण है उसमें बीजेपी जो कर रहे हैं ना, वो 2021 में नहीं देखा। क्या आपने देखा इस चुनाव में जो आपने 2021 के चुनाव में नहीं देखा? देखिए, ये आप कह रहे थे ना कि बहुत पीछे जो हो गया है उससे शिक्षा लेना, बीजेपी भी ट्रायल एंड एरर मेथोडोलॉजी है ना, ट्रायल एंड एरर मेथोडोलॉजी। रिजू आप मानेंगे कि जो गलतियां बीजेपी ने बीते चुनाव में की, यह है बड़ा जबरदस्त। भाई देख लीजिए, जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, अगर आपको आना है केमैक स्ट्रीट में आप आइए, यहाँ पे आपको मिलेगी मैंगो के अंदर कुल्फी। हाँ, बहुत जगह पे यहाँ पे मिलता है। हाँ मिलता है। शिबू जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आप कुछ नहीं खाए हो? हम इससे अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा, मीठे को 4 तारीख के बाद खाएंगे ना, इसलिए थोड़ा। अच्छा, नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने बीते चुनाव में जो गलतियां की उनको अवॉइड किया? कोशिश उन्होंने बहुत की अवॉइड करने की, पर बात यह है ना कि डीएनए तो नहीं बदलता, दीदी और दीदी से ए दीदी पे आ गए। अब पर एक चीज अच्छा है कि जय श्री राम से जय माँ काली पे आ गए, और हम नॉनवेज खाने नहीं देंगे, नॉनवेज बंद कर देंगे। वहाँ से बीजेपी के मंत्री आके बंगाल में मच्छी खा रहे हैं, बढ़िया बात है। 4 तारीख के बाद जय बंगला भी उन्हीं से बुलवाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देश के जो गृह मंत्री हैं, वो उन्होंने कहा हम 15 दिन यहाँ पर बैठेंगे, 15 दिन रहेंगे। अब वो 7 दिन रह रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको गुजारिश करूँगा, आप 4 तारीख को शाम को 5 बजे भी कलकत्ता में रहिए, हम आप ही के साथ हरा गुलाल खेलेंगे। अब तो हमारे गृह मंत्री है, हम आप ही के साथ एंजॉय करेंगे और आप ही के साथ इसको बनाएंगे। क्योंकि 2006 में जब इस तरह से एसआईआर टाइप का हुआ था, तब उस टाइम की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी सीपीआईएम, वो जीत गई थी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इतनी बड़ी जो तादाद में वोट आया वो बदलाव के लिए ही आया है। राहुल जी, बार बार मैं कह रहा हूँ, साइंस का छात्र होते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत बड़ा मेरा एक अनुभव है। हमारे ग्रोथ जो है वो बार बार रिजू जी जो कह रहे हैं
ये हो नहीं या वो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि 10% से 38% तक हम आए और ये 4% ही ग्रोथ हुआ था 2021 इलेक्शन में। आज 38 से 27% ग्रोथ अगर प्लस किया जाए तो मैं 72 के ऊपर चले जा रहा हूँ। इसके ऊपर लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ये कोई मैजिशियन का खेल नहीं है, ये है एक स्टैटिस्टिक्स कि 38 तक मैं आया 27% ग्रोथ करके, और इस बार SIR के बाद 38 + 27 ये बात तो सही है महुआ में चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? बीते बताइएगा। चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बंगाल में इस दफा ज्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में इतना नहीं था। बिल्कुल है, और क्योंकि 2021 में, पहले 2019 में पहली बार और फिर 2021 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा रिजल्ट आया जो कि शायद उनका प्लानिंग में रहा होगा, लेकिन उनके विश्वास से भी आगे रिजल्ट आया था। अभी मान लीजिए 2 से आपका अगर 77 हो जाता है MLA का संख्या, तो वो मैजिकल है। तो उसको पकड़ के बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो हमेशा छोटा से छोटा चीज को लेके काम करके आगे बढ़ते हैं, और आज जो दिख रहा है वो उनका इतने दिनों का काम का रिजल्ट है। वो हारेंगे या जीतेंगे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका बढ़त जो है ना वो है, उसको तो 177 क्यों नहीं हो सकता? मनोज्ञा, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है। बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल लॉन्च पैड है वो एक तरीके से बंगाल है, और अगर यहाँ पे जीतती है पार्टी तो ये जो आरोप लगता है कि हिंदी पट्टी की पार्टी है, बहुत हद तक बदल गया है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 300 साल में कभी भी राइट विंग या नेशनलिस्ट इस तरह की पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं आई है। आज़ादी के बाद तो नहीं आई है, लेकिन उसके पहले भी जब भी रूल या लीडरशिप रही है तो कभी नहीं रही है। पर मैं आपको संगठन की बात बताऊं तो 10 अक्टूबर या 10 अगस्त आप समझ लीजिए 2022 में सुनील बंसल बंगाल आए थे, और तब से लेकर अब तक उन्होंने कम से कम 50 से ज़्यादा राउंड पूरे बंगाल के कर लिए, 294 विधानसभाओं के। संगठन को किस तरह से मजबूत किया है उसकी मैं एक वानगी आपको देती हूँ कि हर मंडल के लोगों के नाम उन्हें पता है, हर पंचायत पे कौन कहाँ कारगर होगा ये पता है, किसकी मदद कितनी लेनी है, पुरानी भाजपा और नई भाजपा को साथ में और सामंजस्य में लाना, और गांव-गांव तक भाजपा के ध्वज को पहुंचाना, और ये कहना कि हम आपके साथ हैं, लड़े या हारे ये बात होगी, लेकिन इस समय जीत के लिए लड़ रही है बीजेपी। इस समय बीजेपी के जहन में ये नहीं है कि हम ये मैच हारेंगे। नहीं, पर दीदी भी लड़ रही हैं जीतने के लिए, उनको भी मजा आता है। ऐसा नहीं है जैसे कोई नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं 8 बजे अपना मैंने देखा हाल के चुनावों में 8 बजे होटल के कमरे में चले जाते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, फिर सुबह ही मिलते हैं। दीदी वैसी नहीं है, बीजेपी लड़ रही है तो वो भी लड़ रही है। दीदी की एक बात यहाँ पर बताऊँ, दीदी की ना एक मैन टू मैन मार्किंग की उनकी बड़ी कला है। तो वो ये जानती हैं कि किस गांव के किस गली के आदमी को कब फोन करना है, और वो ऐसे फोन नहीं करेंगी, वो फोन उठाएंगी, ए तुमी कोथाय কি করছো, এটা কি করে হলো, এটা কিভাবে হলো, একটু আমাকে জানাও। वो पुलिस का उनका सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का उनका नेटवर्क नहीं है, उनका जो पॉलिटिकल नेटवर्क है वो उनको बंगाल में लगातार नहीं, पर दीदी को लड़ने में मजा भी आता है, बहुत ज्यादा वो लड़ाकू दीदी या फाइटर दीदी जो भी अभी नाम चल रही है ये इलेक्शन के दौरान। लेकिन बात ये है कि उनको आप उनका अगर पॉलिटिकल करियर देखेंगे तो पूरा समय उन्होंने फाइट करते हुए नीचे से ऊपर तक आई है। वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, शी हैज हैड टू फाइट एंड आई थिंक शी हैज इंटरनलाइज्ड इट। मजा भी आता है। ये मैं कांग्रेस टाइप की लड़ाई नहीं करती कि मतलब वो डर गई, लड़ती हैं भिड़ती हैं जीतने के लिए। मतलब उनको जहां बीजेपी जो कर रहे हैं वो तुरंत उसमें रिएक्ट करते हैं स्ट्रेटजी करके, और वो एक जैसे होता है ना 1 पर्सन आर्मी, मतलब वो खुद मतलब सोच के फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन अगर ममता जी का गुम हो गया तो मान लीजिए वो सबसे अच्छा हो सकता था बीजेपी अगर उनके मोबाइल मिसप्लेस कर देते। चलिए, तो पूरा मोबाइल से पूरा स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन राहुल जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल, जब सीबीआई रेड करते हैं तब भी तो वो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत युद्ध करते हैं। जब SSK में किसी का रेप हो जाती है तब तो उनको प्रोटेक्शन करने में वो रास्ते पे आ जाती है, जब SIR होता है तब भी तो रास्ते पे आ जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अभी जो वोट हो रहा है जिसके लिए आप कलकत्ता आए, पूरा देश देख रहा है, एक तरफ एक 70 साल की औरत डट के खड़ी है बंगाल की जनता के लिए, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, 15 राज्य के मुख्यमंत्री, ED, CBI, NIA, चुनाव आयोग, 2.5 लाख
आर्मी, उसके साथ यहाँ पर आर्मर्ड ट्रक्स चल रही है। आर्मर्ड ट्रक्स पहलगांव में होते तो 26 भारतीय मरते नहीं, दिल्ली में रहते तो बॉम्ब ब्लास्ट में कोई नहीं, पर कम से कम ये छापा वोटिंग तो नहीं हो रही है ना। वोटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 टेररिस्ट अटैक में बचाना जरूरी है। यहाँ पे फ्री और फेयर वोटिंग हो। यहाँ पर अगर फ्री एंड, मैं एक चीज खत्म कर लूं तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी स्लोगन दे रही है ना, परिवर्तन दरकार, परिवर्तन होगा, 100% होगा। बंगाल में नहीं, अगले साल दिल्ली में होगा। मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं रिजू जी को। एक तरफ ऐसा एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का मर्यादा खो चुका है, रीजनल पार्टी में कन्वर्ट हो गया है, और एक तरफ ऐसा एक पार्टी जो 21 स्टेट में राज कर रहा है, 21 स्टेट में जनता का सेवा कर रहा है। उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हो आप? ये एक उस पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मानसिकता चाहिए, मानसिकता आपके पास नहीं है। करप्शन करके, सिंडिकेट करके, बाली खदान करके, कोयला खदान करके उस पार्टी के साथ आप लड़ नहीं पाएंगे, ये भी नहीं जीत पाओगे। ये लड़ाई तो 29 तक चलती रहेगी। यहाँ पर मेरी जो आम कुल्फी है वो ख़त्म हो रही है, और साथ ही साथ इस शो में वक्त भी ख़त्म हो रहा है। कुल्फी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्ती भाई, जब मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था एनडीटीवी का चाय स्टॉप। इलेक्शन के अलग अलग रंग, अलग अलग तेवर यहाँ एनडीटीवी पे हम आपको दिखाते रहेंगे। अरे जयंत दा, आप तो अभी भी खा रहे, बोला हो गया भाई, कितना खाइएगा, हो गया वो की वाइफ हमारा शो इसलिए देखती है कि तुम बाहर क्या क्या खा कर आए हो। कि राहुल के शो में तुम जो जो खाना माना है सब खा रहे हो, वो भी देख रहा हूं, तो इसीलिए हमको मुझे लगता है खाइए आप। तो आनंद की खाना खा रहे हैं। हम लोग खाना जब खाते हैं अंत में मिष्टी खाते हैं, अंत में मिष्टी खाने के बाद फिर चाट शुरू किया, यानी शुरू से फिर अंततः शुरू किया। खाने मुझे अच्छा लग रहा है। खाने पे नजर मत डालिए भाई आप। यहाँ पे देश में मछली खाना है, झालमुरी खाना है, आम कुल्फी खाना है, जो खाना है। आजादी आजादी आजादी। नहीं, एक सीरियस इंफॉर्मेशन मैं देखा बीजेपी के, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, अभी सुनील जी के बात कर रहे थे। आज मैं हावड़ा में रहता हूँ, 29 चुनाव है, तो हमारे जो वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ ये सब है, तो कह रहे हैं कि हमारा छुट्टी लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि वोट है? बोलो नहीं, हम बीजेपी के इलेक्शन एजेंट हैं। तो वो मे बी 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो मैंने कहा कि तुम बीजेपी के एजेंट, मतलब पार्टी? बोला हाँ पार्टी एजेंट। तो मैंने कहा पार्टी वर्कर, बीजेपी के यहाँ संगठन? बोला देखिए, ये एजेंट होने के लिए आज से 6 महीने पहले या 10 महीने पहले से शुरू हुआ है। पार्टी के तरफ से एग्जामिनेशन हुआ, अरे वाह, इंटरव्यू हुआ, अरे वाह, कि वेदर आई कैन प्ले द रोल ऑफ ऑब्जर्वर और नॉट। प्लस ये भी बूथ में लास्ट टाइम क्या शिकायत था कि बीजेपी नहीं दे पाते हैं जब तृणमूल का एजेंट रहता है और बीजेपी का कोई रहता नहीं है। इस बार पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का जो वीकनेस है उसको प्रोफेशनली इंटरव्यू करके रिक्रूट किया गया है। नहीं, प्लस ये भी है कि पहले तो खौफ के चलते वहाँ खड़ा होना कुछ बूथ्स पे मुश्किल था। अब कम से कम ज़्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई हर बूथ पे उनका पोलिंग एजेंट हो। वक्त ख़त्म हो गया है, कुल्फ़ी भी ख़त्म हो गई है, देश में खाने की भी आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का एनडीटीवी के चाय स्टॉप में जुड़ने के लिए।